जरा सोचिए क्या होता है जब 21वीं सदी की स्टार्टअप वाली सोच एक पुराने जमे जमाए साम्राज्य से जा टकराती है। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर वेब ड्रामा को एक केस स्टडी की तरह देखने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसी मॉडर्न लड़की की है जो अचानक एक ऐतिहासिक दुनिया में पहुंच जाती है और अपने आज के ज्ञान से पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख देती है। चलिए देखते हैं ये सब कैसे होता है। तो कहानी की जो हीरोइन है जी वानशिंग, उसके लिए ये कोई सपनों की दुनिया में पहुंचना नहीं था। उसे पता था कि वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गई है जहां उसका किरदार सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए लिखा गया था। सोचिए, आपको पहले से ही पता हो कि आपकी कहानी का अंत कितना बुरा होने वाला है। बस यहीं से उसकी अपनी किस्मत को बदलने की लड़ाई शुरू होती है। तो जी वानशिंग के लिए ये कोई मजेदार सैर सपाटा नहीं था। ये तो एक तरह से ऐसे करियर पाथ का हॉस्टाइल टेकओवर था जो शुरू होने से पहले ही फेल होने के लिए बना था। उसकी पहली चुनौती सिर्फ जिंदा रहना नहीं थी, बल्कि अपनी लिखी हुई किस्मत को जड़ से बदलना था। तो देखते हैं उसने अपनी पहली चाल क्या चली। देखिए, ये शब्द कैनन फॉडर जी वानशिंग की शुरुआती हालात को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो कहानी की हीरोइन नहीं थी, वो तो बस एक मोहरा थी जिसे कहानी आगे बढ़ाने के लिए मरना ही था। मतलब उसके पास खोने के लिए सब कुछ था और पाने के लिए कुछ भी नहीं। तो उसने क्या किया? उसने वही किया जो आज की कॉर्पोरेट दुनिया में कोई भी करता है। उसने सम्राट को एक बड़ा क्लाइंट मान लिया, जिसे खुश करके एक स्टेबल सैलरी यानी महारानी का पद हासिल करना था। लेकिन कहानी की स्क्रिप्ट को बदलना इतना भी आसान नहीं होता है ना। उसके असली किरदार के पुराने कामों की वजह से उसकी ये स्ट्रैटेजी बुरी तरह फेल हो गई। तो जब उसे सजा के तौर पर बदनाम कोल्ड पैलेस भेजा गया तो वो टूटी नहीं। अरे बिल्कुल नहीं। उसने इसे सजा की तरह नहीं, बल्कि एक नए बिजनेस मौके की तरह देखा। यही उसके सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यह अंत नहीं था, बल्कि एक नए स्टार्टअप की शुरुआत थी। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, द कोल्ड पैलेस स्टार्टअप। एक वीरान जेल अब एक नए बिजनेस का हेडक्वार्टर बनने वाली थी। और यहीं पर जी वानशिंग ने अपने 21वीं सदी के ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। कोल्ड पैलेस की हालत समझ लीजिए किसी डूबते हुए बिजनेस जैसी थी। एक करप्ट मैनेजर, कोई रिसोर्स नहीं और लोगों का हौसला पूरी तरह से टूटा हुआ। ये एक ऐसा सिस्टम था जो बस ढहने की कगार पे खड़ा था। लेकिन जी वानशिंग के लिए ये तबाही एक खाली कैनवस की तरह थी, जिस पर वो जो चाहे बना सकती थी। उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक मंजे हुए सीईओ जैसी थी। सबसे पहले विश्वास हासिल करना। उसने भूकंप की भविष्यवाणी करके लोगों का भरोसा जीता। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। उसने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स से एक नया सैनिटेशन सिस्टम बनाया। इसके बाद इनोवेशन। जब प्लेग फैला तो उसने संतरे की फफूंदी से पेनिसिलिन बनाकर सबका इलाज कर दिया। और आखिर में प्रोडक्ट लॉन्च। उसने इजियाओ नाम का एक लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाकर कोल्ड पैलेस को आर्थिक रूप से आजाद बना दिया। ये सब उसके मॉडर्न ज्ञान का ही तो कमाल था। और उसके काम का असर? अरे वो तो फौरन दिखने लगा। सिर्फ एक इनोवेशन से साफ सफाई जैसे मामूली काम में 1000% की बढ़ोतरी हो गई। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक क्रांति थी। और ये दिखाता है कि सही टेक्नोलॉजी पुराने सिस्टम को कितनी तेजी से बदल सकती है। अब किसी भी कामयाब स्टार्टअप की तरह जब प्रोडक्ट और ऑपरेशन सेट हो जाते हैं तो अगला कदम होता है सही पार्टनर्स को ढूंढना। कंपनी के अंदर का काम तो हो चुका था, अब बाहर की राजनीति और गठबंधनों का खेल शुरू होने वाला था। तो सवाल ये था कि जी वानशिंग के स्टार्टअप में कौन निवेश करेगा। ये दौर उसके बिजनेस के ह्यूमन रिसोर्स और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का था। एक ऐसी दुनिया जहां पर्सनल रिश्ते और बिजनेस के फायदे एक दूसरे में बुरी तरह उलझे हुए थे। उसका पहला बड़ा सपोर्टर था पेशी, पैलेस गार्ड का हेड। वो अंदर की स्टेबिलिटी और सिस्टम के सपोर्ट को दिखाता था। कह सकते हैं कि वो उसके स्टार्टअप की नींव का सबसे मजबूत पत्थर था। और दूसरा था दाऊतू, एक विदेशी राजकुमार जो एक व्यापारी के भेस में था। वो इंटरनेशनल कनेक्शंस, नए मार्केट और बाहरी दुनिया से आने वाले रिसोर्सेज का दरवाजा था। एक तरह से वो उसके बिजनेस के लिए ग्रोथ और एक्सपेंशन का टिकट था। तो यहाँ हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स थे। पेशी एक कम जोखिम वाला स्टेबल सपोर्ट था जो सिस्टम के अंदर से ही काम करता था। वहीं दूसरी तरफ दाऊतू एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला पार्टनर था जो बाहर से बड़े मौके लाता था। जी वानशिंग को दोनों की ही जरूरत थी। और ये जो बात पेशी ने कही, यह खूबसूरती से दिखाती है कि उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं था। यह रिश्ता अब पर्सनल हो रहा था। यह सिर्फ एक डील नहीं थी,
बल्कि एक गहरी साझेदारी का वादा था, जो सिस्टम के अंदर उसके सबसे बड़े सहयोगी के साथ उसके रिश्ते को और भी मजबूत कर रहा था। तो जब कोई नया स्टार्टअप पुरानी जमी जमाई व्यवस्था के लिए खतरा बन जाए तो क्या होता है? जाहिर है, टकराव होता है। अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां जी वानुशिंग के स्टार्टअप को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। पुरानी व्यवस्था के जो लोग थे, युन चैंग और लैन गुएफेई, उन्होंने वही किया जो पुरानी बड़ी कंपनियां करती हैं। उन्होंने उसके सारे इनोवेशन का क्रेडिट चुरा लिया, उसे बदनाम किया और उसकी कंपनी को खत्म करने के लिए शाही ताकत का इस्तेमाल किया। ये एक क्लासिक हॉस्टाइल टेकओवर की कोशिश थी। और ये लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, ये पर्सनल हो चुकी थी, बहुत क्रूर। युनचांग की ये बात उस नफरत को दिखाती है जो पुरानी ताकत हमेशा नई उभरती हुई ताकत के लिए रखती है। लेकिन ठीक उसी पल जब लगा कि सब खत्म, खेल खत्म हो गया, उसके इंटरनेशनल पार्टनर दाओतू ने आकर पूरा पासा ही पलट दिया। ये एक ऐसी बाहरी ताकत का दखल था जिसने खेल के सारे नियम ही बदल दिए। और इसके बाद तो जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। एक को बंधक बनाया गया, एक ने धोखा दिया, एक नाटकीय बचाव हुआ और आखिर में पुरानी सत्ता ढह गई। ये एक तेज और निर्णायक जीत थी जो सिर्फ उसके सहयोगियों की ताकत और वफादारी की वजह से ही मुमकिन हो पाई। और आखिर में जी वानशिंग की एग्जिट स्ट्रैटेजी कामयाब रही। वो न सिर्फ बची बल्कि उसने पूरे बाजार को ही बदल कर रख दिया। डिसरप्टर्स ने पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका और कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और अब जब कंट्रोल पूरी तरह उसके हाथ में था, कोल्ड पैलेस सिर्फ एक जेल या स्टार्टअप नहीं रहा, ये एक नए समाज की नींव बन गया। एक आत्मनिर्भर, आजाद और खुशहाल दुनिया, जिसका सपना जीवानशिंग ने पहले दिन से देखा था। ये कहानी पर्सनल और प्रोफेशनल दुनिया के एक कामयाब विलय को भी दिखाती है। को-फाउंडर्स अपने पार्टनरशिप को मजबूत करते हैं और कोल्ड पैलेस को न सिर्फ एक कामयाब बिजनेस में बल्कि अपने घर में बदलने का वादा करते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, ऐसी कहानियां इतनी पॉपुलर क्यों होती हैं जहां कोई आज के ज्ञान से अतीत की मुश्किलों को चुटकियों में सुलझा देता है? शायद ये फैंटेसी हमारे अपने समय की बेचैनियों को दिखाती है। ये हमें एक उम्मीद देती है कि सही ज्ञान और हिम्मत के साथ किसी भी टूटे हुए सिस्टम को ठीक किया जा सकता है।